को ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, क्योंकि आज का शो ही फैसलों के हवाले से है, कुछ लोग ऐसे जो डरपोक हैं, फैसला लेते हुए घबराते हैं, भाग रहे होते हैं, लोगों की वैलिडेशन चाहिए होती है, कुछ लोग होते हैं थोड़े दबंग होते हैं, वो कहते हैं चलो मदीहा कता कलामी, मुझे आवाज़ बहुत थोड़ी आ रही है। होगा बुरा ही फैसला होगा, कुछ सीख ही लेंगे हम इससे। थोड़ी सी आवाज़ मुझे ना होने के बराबर आ रही है। हेलो, अच्छा, अभी आवाज़ का मसला ज़रा सॉर्ट आउट करवाते हैं कि शाह साहब को मेरी आवाज़ सही चली जाए। शाह साहब, ज़िंदगी के वो ऐसे कौन से मराहिल होते हैं, ऐसे कौन से मामलात होते हैं कि जहाँ पर किए गए जो फैसले होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को शेप अप करते हैं? मदीहा बहुत शुक्रिया। मैं वाज़े करता जाऊँ कि अभी तक जो नफ्सियात है, सेल्फ़ हेल्प है, पर्सनल डेवलपमेंट है, उसने हमें बता दिया है कि एक दिन में इंसान के ज़हन में आने वाले ख़यालात की तादाद तकरीबन 65,000 से 70,000 है। और एक तहकीक के मुताबिक हम एक दिन में शऊरी या लाशऊरी 35,000 फ़ैसले करते हैं। यानी मेरी एक एक मोमेंट, मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़, मेरी आँखों की जुंबिश, मेरे जिस्म की हरकत और मेरा कॉन्शियस या मेरा सब कॉन्शियस कहीं ना कहीं दिन में 35,000 डिसीजंस करता है। अब ये 35,000 डिसीजंस जो हैं, इसमें बहुत से डिसीजंस हमारी रूटीन होते हैं, यानी हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके होते हैं। आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आदत के दर्जे पे फायज हो चुके होते हैं, जहाँ पर हमें कॉन्शियसली भी बाज़ औक़ात पता नहीं लग रहा होता कि हम ये जो फ़ैसला कर रहे हैं इसके पीछे आदत का सॉफ्टवेयर मौजूद है। लेकिन वो फ़ैसले जो हम सोच समझ के करते हैं और वो फ़ैसले जो लम्हा बलम्हा हम कर रहे होते हैं और उनके असरात आने वाली ज़िंदगी पे पड़ते हैं, शायद वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ैसले, उनकी मिकदार थोड़ी होती है। मैं वाज़ह करता जाऊँ कि हमारे फ़ैसलों की बुनियाद बेसिकली, यानी सही फ़ैसलों की बुनियाद, ये पूरी जो डिसीजन मेकिंग और डिसीजन के ऊपर जितना लिटरेचर अवेलेबल है वो ये बताता है कि सही फ़ैसलों की बुनियाद वो गलत फ़ैसले हैं जिनसे आपने कुछ सीख लिया। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले किए जो ठीक नहीं थे और आपने उससे कोई लेसन ले लिया, लर्न किया, सीखने के बाद लोग आपको बड़ा दयालु कहेंगे, बड़ा विजडमफुल कहेंगे, बड़ा ज्ञानी कहेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे अपनी अपनी गलतियों से या उन फ़ैसलों की वजह से सीखा जो ठीक नहीं थे। और वो अक्ल और वो विजडम जो उसके नतीजे में आपके पास आई, जो ना स्कूल ने दी, ना कॉलेज ने दी, ना यूनिवर्सिटी ने, किसी टीचर ने, फादर ने, मदर ने नहीं दी, बल्कि अपनी गलतियों से, अपने फ़ैसलों की गलतियों से जो आपने सीखा, उसके बाद जो अकल आपके पास आती है उससे आप फ़ैसले करते हैं तो वो फ़ैसले ठीक होते हैं। तो हमारे फ़ैसले जो हैं वो तो हर वक्त ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं, बल्कि जो फ़ैसला करने वाले हैं वही आगे बढ़ते हैं। फ़ैसला एक इनिशिएटिव का साइन है, कदम उठाने का साइन है। फ़ैसला ना कर पाना, बहुत सादा ज़ुबान में कहूँ तो ये एक शख्सी कमज़ोरी है। किसी की एक वीक पर्सनालिटी, किसी की लो सेल्फ़ इस्टीम, किसी की कमज़ोर शख्सियत का एक साइन ये है कि वो फ़ैसला नहीं कर पाता। और हमारे यहाँ पंजाबी में मदीहा एक वर्ड है लाइलग। लाइलग कहते हैं कि वो जो खुद नहीं कर पाता और कोई जो चल रहा होता है उसके पीछे उंगली पकड़ के चल पड़ता है। तो हर वो शख्स जो खुद फ़ैसला करना चाहे और हर वक्त दूसरों की तरफ देखे कि ये मुझे बताएंगे मैंने फ़ैसला क्या करना है, ये कमज़ोर शख्सियत की अलामत होता है। और बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाते हैं, जो बहुत ब्लंट फ़ैसला करने वाले हैं वो भी बड़े कोई हेल्दी नहीं होते, बाज़ औक़ात वो रिस्क टेकर होते हैं। तो ठीक है, यानी कि उसको जो कहोगे ना वो मान लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये क्वालिटी देख भी रहे थे कहीं ना कहीं लोगों में। एक तरफ तो ये बिल्कुल मानने वाले हैं और एक तरफ वो जो रिस्क टेकर हैं, जो बिल्कुल जी उनके बारे में कहते हैं ये तो ऐसे फैसला कर लेते हैं। जो ऐसे करके फैसला करते हैं ये भी कोई ठीक नहीं होते जी, ये भी कोई नॉर्मल अप्रोच नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि फ़ैसला इसका जो एक साइकिल है छोटा सा, वो है कि पहले रेलेवेंट नॉलेज होना, पहले ये ख़बर होना कि मैं किस डोमेन में, ज़िंदगी के किस शोबे में, किस एरिया में फ़ैसला कर रहा हूँ। फिर एक उसके नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है मुशावरत, कि आप किसी से मशवरा लें और प्रेफरेबली उससे मशवरा लें जो उस फील्ड का बंदा है। ऐसा ना हो कि आप जिससे मशवरा ले रहे हैं उसको उस फील्ड का पता ही कुछ ना हो। और फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि उसको ऑन कर सकें। मुशावरत के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप ये कह सकें कि मैं अब मानता हूँ ये मेरा फ़ैसला है। आप ये नहीं कहते कि जी क्योंकि इसने मुझे कहा था तो मैंने किया, आप उसको ऑन करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो ये एक छोटा सा साइकिल चल पड़ता है। आप रेलिवेंट नॉलेज, फिर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, मशवरा जो कि सुन्नत भी है, और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा फ़ैसला और इसके कॉन्सिक्वेंसेस का मैं ज़िम्मेदार हूँ।
अच्छा शाह साहब, जैसे कहा जाता है दो फैसले ऐसे कि जो कि लिटरली आपकी ज़िंदगी जो है जिस पे निसार भी करी होती है, और ये दो फैसले जो कि आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है अगर इसमें कोई गलत डिसीजन हो जाए। एक तो आपका करियर का फैसला जो आपने लेना है कि अच्छा मैंने करियर कौन सा चूज़ करना है, और एक मेरे शरीक हयात जो है उसका फैसला कि वो कौन होना चाहिए। क्या वाकई यही दो ऐसे फैसले हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी शेप अप हो जाती है, या फिर और बहुत से ऐसे फैसले हैं मामला ज़िंदगी के जिनको हमें उतने ही सोच विचार के साथ लेना चाहिए? देखिए, जो ओवरऑल हम जिसको ज़िंदगी कहते हैं उसके दरअसल दो ही हिस्से हैं। एक जिसको हम वर्क कहते हैं और जिसको हम लाइफ कहते हैं, यानी वर्क लाइफ बैलेंस का जो दुनिया में कॉन्सेप्ट आया है। काम के बाद शाम 5 बजे के बाद की ज़िंदगी को हम लाइफ कहते हैं, यानी हमारी फैमिली लाइफ है और हमारी वो ज़िंदगी है जो फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। तो आप अपने पूरे दिन को अगर तकसीम कीजिए तो आप 1/3 यानी 8 घंटे आप काम को दे देते हैं और तकरीबन 8 घंटे आप अपने घर को, फैमिली को दे देते हैं, और बाकी 8 घंटे आपके आराम के होते हैं। तो ये ज़िंदगी के दोनों फ़ैसले, काम का फ़ैसला यानी काम क्या करना है और किसके साथ ज़िंदगी आपने गुजारनी है, ये आपकी टोटल जो एक शऊरी होशो हवास में 20-25 साल की उम्र से शुरू करके मौत तक के अयाम है, उसमें ये दोनों फ़ैसले बड़े अहम होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त, मैं उसे अगर मीडिया के टर्म में तो प्राइम टाइम शाम 7 से 11 तक शुरू होता है। मुझे लगता है ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम है वो 20-25 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक होता है। ये 35 से 40 साल का दौरानिया होता है। इवन आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ज़िंदगी का बेस्ट टाइम आप अपनी जॉब को देते हैं, उसके बाद पेंशन शुरू हो जाती है। कारोबार खड़ा करते हैं आप तो अपनी पूरी एनर्जी लगा के पैसा कमाते हैं, एम्पायर खड़ी कर लेते हैं। तो ज़िंदगी के ये जो अयाम हैं इसमें दो फैसले बड़े ही अहम हैं। और एक फ़ैसला आप काम क्या कर रहे हैं और वो काम क्यों कर रहे हैं, एक पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट है कि सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं या उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी उससे हो रही है, आपको अपने काम का कोई पैशन भी है, और वो जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्या उसके साथ चारों इंटीमेसीज़ आपकी इस्टेब्लिश हुई हैं, वो फिज़िकल है, वो मेंटल है, इमोशनल है या स्पिरिचुअल इंटीमेसी है, वो इस्टेब्लिश अगर आप नहीं हुई बदकिस्मती से, तो फिर ये फ़ैसला भी आपके अल्टीमेट गले पड़ता है। लोगों के 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं और डेड रिलेशन होता है। आजकल तो टर्म नहीं आ गई है, मैं हैरान होता हूँ कैसी कैसी कमाल टर्म्स बन गई हैं। ग्रे डिवोर्स की टर्म आ गई है कि बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं और दोनों जो माई बाबा हैं वो अलहदगी कर लेते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग पड़ते हैं। तो वो जो दोनों फ़ैसले हैं वो इस लिहाज से बड़े ज़रूरी हैं कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, बहुत सा वक्त जो है वो इन फ़ैसलों के साथ जुड़ा हुआ है। अब डॉक्टर साहब, ये मैं सब लोगों से जानना चाहूँगी। देखिए, आपको नहीं पता होता कि आपने कहा ना जो पहले जो चारों जो चाने आपको लग रहा होता है कि अच्छा ये हैं बॉक्सेस हैं कि हाँ भाई ये भी होगा, हमारी वेवलेंथ मैच करी है, देखो उसको तो मेरे मजाक पे हंसी भी आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको लग रहा था परफेक्ट है भाई इसको। आगे जाके आपको कहीं लगे कि नहीं ये वो चीज़ नहीं थी जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है कि आपको लगता है कि एक बार ले लिया तो बस आपने उसके साथ खड़े रहना है। कैसे ये मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि अगर शादी में, जैसे आपने बोला कि ग्रे डिवोर्स का भी आ गया है, तो अक्सर वाकई लोग अपनी शादी से इसलिए नहीं निकल पा रहे होते क्योंकि वो फैसला ये कर रहे होते हैं कि मेरी आगे बच्चा है, उनकी शादी होनी। बहुत सारी खवातीन तो इसलिए फंस जाती हैं। देखिए, इसमें भी मैं वही बात कहूँगी कि इसमें जो मैंने शुरू में बात कही थी कि कोई भी अगर फैसला आप लेना चाह रहे हैं या किसी भी रिश्ते में अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो उसमें अगर आप एक फैसले की तरफ जाते हैं कि जिसमें आपको ये लगता है कि मैंने इसी शख्स के साथ रहना है, लेकिन क्योंकि मेरे इसके साथ ट्रस्ट इशूज़ हो गए हैं तो शायद मैं इसके साथ उस तरह से अब लिंगर ऑन नहीं कर पाऊंगी, तो उसमें भी आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अगैन वही वाली बात कि आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सही या ज़्यादा सही। और अगर हम अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आप देखें जहाँ पर ख़वातीन चाह रही होती हैं कि हमें इस रिश्ते से बाहर निकलना है, दिस इज़ इनफ और मैं अपनी लाइफ को आगे बहुत बेहतर देख रही हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात घर वाले आपको बहुत पुश कर रहे होते हैं कि नहीं शौहर को निभाओ करो, ऐसे में दोनों सूरतों में या तो फैसला बहुत सही हो जाएगा या थोड़ा सही होगा। लेकिन अगैन मैं वही बात कहूँगी जो मैंने शुरू में कही थी कि देखिए फैसला आपको ही लेना है। कई दफ़ा ऐसा भी इसमें देखने में आया है, हमारे पास जब अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, लोग परेशान होकर आते हैं, जब रिश्ते ख़राब हो जाते हैं ना मदीहा, तो हमारे यहाँ एक और भी है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं थोड़ा सा सोशली में मैं बात करूँगी कि जी किस्मत की बात थी, किस्मत ख़राब हो गई। हर चीज़ जो है ना ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, वो किस्मत नहीं होती, कुछ चीज़ें आपकी भी बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, ये मेरे नसीब में लिखी
भी बात थी, आप कई लोगों को देखें जिनकी शादियां ख़त्म होती हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। अगेन कहूँगी किसी भी आप रिश्ते में हैं, चाहे आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में हैं, इट्स अ टू वे थिंग। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ अगले ही एक ही शख्स की गलती है। बहुत सारे लोग अपने रिश्ते को ओवरकम कर पाते हैं जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और हर चीज़ में ना किस्मत को और हालात को और नसीब को जो कसूरवार करना है, दोष देना, वो मुनासिब नहीं होगा। मानून क्या करना चाहिए? देखिए अब क्योंकि अब वाकई ये किसी जगह इसी सिचुएशन में अगर खुदा न खास्ता आपकी शादी नहीं चली, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब शाह साहब के पास भी आऊँगी, डॉक्टर साहब आपने मुझे बताना है कि आप देख रहे हैं कि मुश्किलात आ गई हैं, तो आप सब्र करें या फैसला लें, क्या करना चाहिए? एज़ फार कि अगर रिलेशनशिप में किसी किस्म का अब्यूज़ नहीं है तो फिर तो आई थिंक कि आप दोनों को काम करना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का अब्यूज़ है, मैरिज इज अ कांस्टेंट वर्क, जो कि दोनों साइड से होने की जरूरत है। एक साइड पे एक औरत ही करेगी तो एक्सर्ट हो जाएगी। अच्छा, आई रियली वांट टू ऐड इन दिस कि आदमी की, क्योंकि आदमी का एक्सपोजर बाहर ज़्यादा है, तो आदमी की तो ग्रोथ हो रही है। अब औरत जो कि एक फॉर इंस्टेंस अगर जॉइंट फैमिली में रह रही है तो उसकी उस तरीके से ग्रोथ होएगी नहीं। सो बाहर फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा फैंसी भी हैं, सो तजाद उसमें आता है। अब अगेन वही वाली बात है कि अगर दोनों को घर भी बनाना है, बच्चे भी बनाने की, यूनिटी भी मेंटेन करनी है, बच्चों की मेंटल हेल्थ भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो इट्स अ कांस्टेंट वर्क। जहाँ पे अब्यूज़ आ जाता है तो आई वुड से कि फिर मतलब उसमें लॉन्ग टर्म में चीज़ें चलती नहीं है, फिर वही सारे पैटर्न्स, वही सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हो और ख़ास तौर पे बेटियों को सिखा रहे हो कि अगर हाँ भाई मैंने गालियाँ सुनी या मैंने मार खाई या मैंने किसी भी किस्म का अब्यूज़ किया तो वो तुम्हारी वजह से किया, वो सारा ब्लेम तो ऑलरेडी उनके ऊपर, फिर उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनकी पूरी शख्सियत सब कुछ ख़राब हो जाती है और वो फिर अपने बच्चों के साथ नस्ल दर नस्ल ये जिस तरीके से चलता है, तो ये सारी चीज़ें एज पर इफ अब्यूज़ मतलब शामिल है तो नहीं करना चाहिए। ये बताएं हमारी सोसाइटी को देखते हुए अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, क्योंकि वही बात ना, क्योंकि शादियों को लेके मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो लोग जिस फैसले में फंस जाते हैं वो अपनी शादी को लेके कि हमें क्या करना आगे। जैसे उन्होंने बोला कि अब बहुत सी जो डेड मैरिज भी आ जाए कि लोग कहते हैं वाकई 4-5 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी बस बच्चों की खातिर ही कर रहे हैं और औरत तीसरी है, बंदा जो भी खुश नहीं है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? फैसला, ये वो जगह है यहाँ पे फैसला लेना चाहिए, यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे आपको सब्र करना है और आपने करनी, चलो बस अब जिंदगी ऐसे गुजारनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि शादी आज के दौर में सबसे बड़ा फैसला रहा नहीं है। लोगों ने उससे पहले अपने करियर्स को बनाना शुरू कर दिया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। जब वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं शादी आसान हो जाती है। शादी जज्बात से नहीं चलती, शादी मोटिवेशन से नहीं चलती, शादी चलती है स्किल्स के साथ। मोहब्बत इश्क तो चल जाता है मोटिवेशन से, मैं कॉलर खड़े करके चश्मा पहन के जाऊं और 2 घंटे बैठ के आ जाऊं, लेकिन शादी इससे मोहब्बत से नहीं चलती। उसके लिए आपको पैसे चाहिए, आपको तरबियत चाहिए, आपको अपनी औरत के साथ बात करने की तमीज़ हो, औरत को मर्द के साथ बात करने की तमीज़ हो। पूरा का पूरा एक एकेडमिकली एक सफ़र है जो आपको अबूर करना पड़ता है। आज शादी के पहले साल शायद मेरी वर्बल लैंग्वेज या इमोशनल लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी काम करती हो, लेकिन 10 साल के बाद शायद वो औरत वर्बली मुझसे प्यार मोहब्बत ना मांगे, वो मुझसे प्रैक्टिकल मांगे कि केयर कितनी करता है। तो एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है शादी के बाद लेके चलना। ये तो हो गई एक छोटी सी मेरी तकरीर। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें होती हैं जो दायमी अनचेंज्ड होती हैं, अगर आप उनको चेंज करने की फिक्र में लग जाएं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, बाइपोलर एग्जैक्टली, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है या ओसीडी है, इन चीज़ों में, या एडीएचडी है, अब उनके जो बीमारी है वो रवैयों में तो नजर आएगी ना। अगर आप उनको चेंज करने में निकल जाएं, मिसाल के तौर पे कि आप अपने हस्बैंड को दिन में 20 बार बोलें कि घर इतनी हद तक साफ करके रखना है और वो बेचारा नहीं कर पा रहा, अब आपका एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड है ओसीडी जैसा या ओसीपीडी जैसा, और वो बेचारा जरा रफ आदमी है, तो ये तो रिश्ता खराब होना है। दायमी इश्यूज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उनमें ये बात देखनी पड़ेगी कि अगर इसकी 2 चीज़ें बुराएं हैं, अच्छी नहीं है, तो 3 चीज़ें अच्छी भी तो हैं। तो आप उसको देखें कि मेरा मवाजना किस लेवल पे हो रहा है, तो शायद आप फ्लेक्सिबल हो जाए। लेकिन अगर आप ढीठ बन के बैठ जाएं कि मैंने तो चेंज करके छोड़ना है और ये नहीं हो रहा, या ये बहुत आशिक मिजाज नहीं है, ये बड़ा इशू आता है लोगों का कि मुझे पैसा दिया हुआ है, दुनिया की रसाई दी हुई है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता। अच्छा, एक्सप्रेस आज बहुत सी जगहों पे भी तो कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी भी अब तो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, या इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन जब वो पूरा का पूरा मैं दोनों साइड का सेशंस लेता हूँ तो वो बंदा इतना बुरा नहीं होता, वो बेचारा बहुत डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा होता है। अच्छा, कॉल मेरे साथ मौजूद है मुस्कान सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया, आप कैसी हैं? खैरियत है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुस्कान, क्या पूछना चाहेंगी? कहीं से फैसले में फंस तो नहीं गई?
मदीना, एक तो मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को सलाम, ये जो आप सामने बैठे हुए हैं। और सवाल मेरा ये है कि मतलब अगर इंसान की सौतेली वालदा हो और उन्होंने घर से पापा के साथ लेके इंसान को निकाल दिया हो, तो वो किसी भी और मतलब रिलेटिव के पास रहने के लिए अगर जाए तो कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं होता, या वहाँ पे मतलब जो है ना वो पेरेंट्स जो अपने पेरेंट्स हैं वो वहाँ लोग उनको धमकाते हैं कि इसको रखना नहीं है। इस चीज़ का कोई हल है? ओह माय गॉड। डॉक्टर शाह साहब आपको आवाज आई है? शाह साहब आपको अच्छा, मुझे आवाज़ थोड़ी कम आई है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो लास्ट मुकर्रर थे वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वही कंटिन्यू करें जी। मेरा ख्याल इस सवाल के जवाब को वो दें। मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनकी बड़ा एक प्रैक्टिकल सा विजडम था जी। डॉक्टर वजह अब वो घर से निकाल दिया, वो कह रही सौतेली वालदा ने, क्या दिस इज़ वेरी टफ। जब इस तरह हमारी फैमिली इश्यूज आते हैं तो बाज़ औक़ात लोगों को अपने राइट से बात करना भी नहीं आती, लोग कम अकल होते हैं या लोग लड़ जाते हैं, बहस नहीं कर पाते। तो आप फैमिली जो जॉइंट फैमिली वेंचर है, जो हमारी ब्यूटी एशियन कल्चर की, कि अपने साथियों को 2-3 सिपाहियों को तैयार करें और उनके घर जाके बात करें और वो खुद भी जाएं। लेकिन ये एक सिलसिला है जो कि 1-2 महीने चलेगा। हो सकता है पहले वो बैश आउट करें, गुस्सा करें, गालम गलोच हो, उसके बाद थोड़ा मामला नीचे आए और बातचीत का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि ये इतना नेचुरल रिश्ते हैं, ये ख़त्म होते नहीं हैं। ये रिश्ते लड़ाई और नफरत की नज़र हो जाते हैं। तो आई थिंक कीप टॉकिंग विद देम, विद अदर पीपल जो कि आपके ख़ानदान में शरीक हों, भाई बहन हो। और अपने राइट्स के हवाले से भी देखिए, ज़रूर रखें कि अपने राइट्स के हवाले से आप ये डिसीजन ज़िंदगी में ले लें कि मैं अपने राइट्स के लिए ज़रूर बोलूँगी। एक ये फैसला भी लेना ना, मेरे ख्याल से हमें बचपन में हमारे माँ बाप को और स्कूल लेवल पे भी हमें सिखाना चाहिए।